आज की मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अक्सर हमने ये गाना सुना है, थोड़ा सा फिर दोहराते हैं इसके बोल कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत हमारा देश है, परंतु इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, यहाँ शांति बनी रहे और अमन से सब जी सकें, सुकून से सो सकें, इसके लिए ये रहता है कि जो हमारे प्रहरी हैं, हमारी सीमाओं पर जो प्रहरी डटे हैं, यानी कि हमारी आर्मी, वो मुस्तैद है और वो कायम है वहाँ पर, ताकि हम चैन की नींद सो सकें और मुस्कुराते हुए हर सुबह का सूरज हम देख सकें। और ये आर्मी वहाँ पर इतनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाती है क्योंकि इनके पीछे सकुशल नेतृत्व होता है। और ऐसे ही एक हम नेतृत्व भरी जीवन से आपका परिचय करवाएंगे। आप हैं श्री अतुल कौशिक, मेजर जनरल रहे हैं जो आर्मी में 37 वर्षों तक। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर, और जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज दूरदर्शन शिमला के इस कार्यक्रम में अपने दरमियान पाकर। शुक्रिया, मुझे मौका दिया आप लोगों ने, आपके साथ इंटरेक्शन का, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जी, और हम अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि अभी आपने कार्यभार संभाला है एज चेयरमैन ऑफ HP प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स रेगुलेटरी कमीशन, यानी कि आप हिमाचल प्रदेश जो निजी संस्थान है उसके विनियामक आयोग के आप अध्यक्ष हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने एक ये नया कार्यभार जो संभाला कार्यभार, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो हम जो ये पहलू है आपका एज चेयरमैन जो आपने कार्यभार संभाला, इस पर हम बहुत से आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज के दौर में ये ऑनलाइन शिक्षा का समय चल रहा है। बहुत कुछ जानना चाहेंगे, परंतु अगर हम जो आपका एक आर्मी का जो पहलू रहा है जीवन में, वो अगर नहीं छुएंगे तो अधूरा रहेगा ये कार्यक्रम। तो इफ़ यू परमिट मी सर, चलें आपकी बचपन की ओर थोड़ा सा। ज़रूर, बेशक। तो आप नाहन से बिलोंग करते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो कौशिक साहब हैं ये नाहन से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे जन्म लिया, पढ़े, आगे बढ़े, और ना केवल इन्होंने हिमाचल में, देश भर में, परंतु विदेशों तक की यात्रा की है। साथ ही साथ आपको बहुत से ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनके बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे। COAS जो है कमेंडेशन जो अवार्ड है, ये कार्ड फॉर ब्रेवरी 3 बार आपको ये मिल चुका है। यू वर अवार्डेड फॉर सेना मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, विशेष सेवा मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और साथ ही साथ यू हैव सस्टेन्ड जो ग्रेनेड ब्लास्ट इंजरीज है ऑन 1 मई 2005 एट कश्मीर। तो इन सभी चीज़ों के साथ ये ऐसे ही तो अवार्ड नहीं मिलते, ऑनर्स नहीं मिलते। बहुत जद्दोजहद भरा जीवन आपका रहा होगा, बहुत संघर्ष रही होगी, बहुत सी मेमोरीज भी होंगी। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सबसे पहले आपने कहाँ ज्वाइन किया था एज कैप्टन? सबसे पहले मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से कमीशन हुआ, और कमीशन के बाद सबसे पहले मैं सिक्किम गया। सिक्किम में मेरी यूनिट गोरखा राइफल्स डिप्लॉयड थी, और मुझे एक प्लाटून पोस्ट में नथुला पास को डिफेंड करने के लिए रखा गया। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग सिक्किम में नथुला पास के नज़दीक एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है, उसकी चोटी में मेरे को डिप्लॉय किया गया। 17 मेरे जवान थे उनके साथ। तो उस समय आपकी उम्र 21 वर्ष की रही? हाँ, तकरीबन 21.5। तो हाउ डिड यू फील देन, बिकॉज 21 साल की वर्ष में तो बहुत, एक कहते हैं ना, बच्चा ही होता है, छोटे होते हैं, तो एक इतना एक्सपोजर हिमाचल से सिक्किम तक पहुंचने का, और फिर एक टफ रीजन में जाना। बिल्कुल, पहले तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग जो हमें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग दी गई, उससे हमें ऑब्वियसली ऐसे स्थानों में रहने का और कई परिस्थितियों का सहन करने का हमें ट्रेन किया गया। ऑब्वियसली जब हम सिक्किम में गए तो मेरी यूनिट जो है, जो मेरी गोरखा राइफल्स है, उन्होंने मुझे पूरा सही तरीके से वहाँ पर तैयार किया उस पोस्ट के लिए, और मेरे साथ जो मेरे अपने गोरखा बटालियन के जो जवान थे, उन्होंने पूरा साथ दिया और मुझे उन्हें बहुत सिखाया। और
एक ऐसा पहाड़ जहाँ से कंचनजुंगा के रंग सुबह लाल रंग, शाम को पीला, और आसपास इतनी खूबसूरत पहाड़ियों में हम रहे और बहुत कुछ सीखा। कुछ एक परेशानियाँ तो आती हैं क्योंकि मौसम का अलग ही तकाजा होता है। 16,000 की हाइट पर, 16,000 फीट अबव सी लेवल की हाइट पर ये प्लाटून पोस्ट थी जी। तो ऑब्वियसली 3-4 महीने के लिए कट ऑफ हो गई थी स्नो की वजह से, और ख़राब मौसम, लाइटनिंग, थंडर की वजह से कम्युनिकेशंस नहीं होते थे, तो कई बार आइसोलेशन और लोनलीनेस हो जाती थी। जल्दी नहीं आ सकते वापस, घर तो 3-4 महीने नहीं आ सकते थे। लेकिन मेरे जो साथी थे, हमारा एकदम ऐसा एक रिश्ता कायम हुआ उनके साथ। 8-9 महीने मैंने बिताए उस पोस्ट में। अच्छा। कि उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी ताकतें और मेरी अपनी कमज़ोरियाँ, ताकत एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहा, बन गया, और बड़े अच्छे से, और बहुत कुछ सीखा वहाँ, बहुत सीखा। तो कौशिक साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके परिवार में ज़्यादातर तो लॉ का बैकग्राउंड रहा है, आपके ब्रदर्स अच्छे लीडिंग लॉयर्स रहे और आपके फादर भी, परंतु आप फिर इस तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? एक तो जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं तो होता है कि आगे क्या करना है जी। तो कुछ एक मेरे पहले ही यूनिवर्सिटी से कुछ एक मेरे अपने दोस्त आर्मी ज्वाइन कर गए थे, तो जब भी वो छुट्टी आते थे तो बताते थे कैसा है क्या है। दूसरा मेरे भाई लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद शर्मा, वो आर्मी कमांडर, ईस्टर्न कमांड रह चुके हैं, तो उन्होंने भी मेरे को प्रोत्साहित किया, और एक बार वो सबाटू लेकर गए मुझे। यहाँ हमारे नज़दीक एक यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, तो वो ट्रेनिंग सेंटर देखकर भी बहुत प्रोत्साहित हुआ, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि आर्मी में चलते हैं 5 साल के लिए पहले, क्योंकि शॉर्ट सर्विस से मैं गया था, लेकिन आर्मी मेरे ऊपर ऐसी हावी हुई कि छोड़ने का दिल ही नहीं किया, और मैं अब रिटायर होकर वापस आया। और आपके कहाँ पोस्टिंग्स रही हैं? जैसे सिक्किम से शुरुआत किया आपने, उसके बाद? सिक्किम के बाद मैं कुछ समय के लिए दिल्ली मेरी यूनिट आई, दिल्ली के बाद हम नागालैंड गए, नागालैंड में 2-2.5 साल बिताने के बाद हम कश्मीर गए, और कश्मीर में फिर 2-3 साल बिताने के बाद फिर हम कैलकाटा आए, कैलकाटा के बाद फिर मेरी पोस्टिंग चेन्नई हो गई, और चेन्नई के बाद फिर वापस दिल्ली, और फिर हम कश्मीर फिर आ गए, फिर कुछ समय पंजाब में बिताया। तो आपने फिर काफ़ी, मतलब एक मिलिटेंसी का दौर भी देखा है? हाँ, तकरीबन 8-9 साल मैंने कश्मीर में बिताए हैं, और नागालैंड में जिस समय डिप्लॉयड थे उस समय भी वहाँ पर भी इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी थी। तो कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस चैलेंजिंग जो रहे होंगे, रह कर आपको जो याद आते हों, यू फील नाउ प्राउड ऑफ इट कि देखो हमने ये चैलेंजेस को फेस करते हुए भी हम आगे बढ़े और कामयाब हुए? Yeah, very proud first of all to be with Indian Army with my unit. वो जो सपोर्ट सिस्टम की आपने बात करी थी, ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी चल रही हो, वहाँ पर चैलेंजेस अलग किस्म के होते हैं। हर समय एक अनसर्टनसी सी होती है जिसमें कब कहाँ क्या हो जाए, तो वो, और साथ साथ हमें वहाँ की जनता को ये भी बताना है कि हम आप लोगों के लिए मौजूद हैं और आपको कोई खतरा नहीं है। तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, तो वो जनता को अपने साथ लेकर चलना, प्लस टेररिज्म और जो टेररिस्ट हैं उनके साथ मुकाबला करना कि कब किस समय कहाँ से हमला हो जाए, तो वो सब चैलेंजेस तो हैं ही। साथ साथ क्योंकि हमारी एक यूनिट है और हमारे जो जवान हैं हमारे बच्चों जैसे होते हैं, वो उनकी देखभाल करना, क्योंकि कई महीनों तक छुट्टी नहीं जा पाते थे उस समय, अब तो काफ़ी रेगुलर हो गए, तो वो भी चैलेंजेस थे। और कई बार ऐसी स्थिति आई कि शूट आउट हुए, इनकाउंटर्स हुए, उसमें हमारे जवान भी ज़ख्मी हुए, टेररिस्ट भी ज़ख्मी होते हैं, खुद हमें भी कई बार गोली लगी और ग्रेनेड ब्लास्ट का शिकार हुए, तो ये सब चीज़ें चलती रहीं, और इससे उभर के आए, हम समझे हैं लाइफ को जीना। That has made you a stronger person. एक एक्चुअली एक we have given meaning to life, not asking life what is the meaning of life, but we have given meaning to life. जी। आपके बारे में अक्सर ये भी सुनने में आता है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी आपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हाँ जी। तो वो किस तरह से संभव हो पाता है? क्योंकि जब हम आर्मी की या पुलिस की बात करते हैं तो इस और जहन में कुछ आता नहीं है रेजोल्यूशन की ओर, तब तो एक्शन ओरिएंटेड ही सब कुछ रहता है।
देखिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सिर्फ यही नहीं कि गोलाबारी चल रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पर एज अ कंपनी कमांडर या एज अ बटालियन कमांडर हमें इनिशिएटिव लेकर सिचुएशंस को समझना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं स्ट्राइक हो गई है, कहीं पे कोई और मुद्दा हो सकता है, तो वहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की चीज़ें आती हैं। प्लस जब हम यूएन पीस कीपिंग में जाते हैं, वहाँ पर जैसे नेपाल में मैं डिप्लॉयड था कुछ समय के लिए एज अ असिस्टेंट मिलिट्री अटैची, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज माओवादी उस समय माओइस्ट मूवमेंट चली हुई थी, तो वहाँ पर भी हमने कुछ एक फील्ड्स में काम किया है। इसके अलावा हम अपने व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे कि कौशिक साहब को बहुत सारे शौक हैं, यानी कि ट्रैकिंग का है, माउंटेनियरिंग का है, फोटोग्राफी का है, बिसाइड्स दैट यू आर एन ऑथर ऑल्सो। तो इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया है, आपसे ये जानना चाहेंगे। हम ये संभव इंडियन आर्मी एक चीज़ या दो चीज़ों में कोई दक्षता प्राप्त कर सकता है, परंतु इतने सारे टैलेंट्स और इतने सारे शौक आप और इतने सीनियर पोजीशन पोस्ट और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हुए, how was it possible? It was possible because of the Indian Army, because it gave me opportunity to learn all this. ये हमारे एक ट्रेनिंग का भाग है। इनफैक्ट अब जब आप रेगिस्तान में डिप्लॉयड होंगे तो वहाँ समझेंगे कि रेगिस्तान में जो भूगोल है उसकी बनावट क्या है और उसके मूड्स क्या हैं, सीज़न के हिसाब से कैसे चेंज होते हैं। पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों का आप उसके इमोशंस को समझेंगे, आप जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर वातावरण क्या है। तो इंडियन आर्मी हैज़ टॉट मी दिस जस्ट बिकॉज आई was fortunate to serve all over India and at different terrains. So जैसे कि माउंटेनियरिंग का शौक, पहाड़ी हूँ तो पहाड़ चढ़ने का तो बचपन से ही है। उसके बाद ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, ये सब आर्मी के बदौलत मैंने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में आप ग्लेशियर्स का सामना आपने, हाँ जी, वो सब ट्रेनिंग मिली हमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में। और उसके बाद कई पहाड़ हमने चढ़े और स्कीइंग में काफ़ी मान्यता प्राप्त करी और माइक्रोलाइट फ्लाइंग भी सीखी है हैदराबाद में होते हुए। वो भी काफ़ी लेट 55 साल की उम्र में माइक्रोलाइट फ्लाइंग भी सीखा। सो बड़े मौके मिले और इंडियन आर्मी की वजह से एडवेंचर फील्ड में हमें बड़ा प्रोत्साहित किया इंडियन आर्मी ने कि पार्टिसिपेट करो और एक एडवेंचरस स्पिरिट जो है वो जागृत करी। आपको बर्ड्स बहुत फैसिनेट करती हैं, आपको फोटोग्राफी का शौक है और बर्ड्स की बहुत आपने, हाँ जी, एक बुक भी लिखी है, बर्ड्स की लिखी तो क्या, उसमें जितनी फ़ोटोग्राफ्स हैं बर्ड्स की तो उस किताब में है। अदरवाइज़ शिमला में जो मैं पोस्टेड था, यहाँ 3 साल मैंने शिमला में जो बर्ड्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ करी। अभी मैं सिरमौर में हूँ, अपनी खेतीबाड़ी कर रहा था यहाँ आने से पहले, तो सिरमौर की बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ करी है। जहाँ पर भी रहे तो वहाँ बर्ड्स के ऊपर। अभी मैं लेटेस्ट में कर रहा था बीटल्स के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था फोटोग्राफी के थ्रू। तो ये सब चीज़ें, बर्ड्स आप देखिए कि बर्ड फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी जिसमें आपको बड़ा रिलीफ मिलता है एंड यू आर इन्वॉल्व, यू आर प्रेजेंट दैट टाइम एंड देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन, यू आर वॉचिंग दैट ब्यूटीफुल बर्ड एंड जो मूवमेंट्स होती हैं बर्ड की उसको आप पहचानते हैं और उससे आपको बड़ा सुकून मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। There's a language to it and there was notes and sounds, उससे मालूम पड़ता है कि They convey a meaning. That means you've been very close to nature, जैसा आपकी बातों से महसूस हो रहा है। और आपने ऐसे टेरेन्स में सर्व भी किया है जो एक आइसोलेटेड या सेक्लूडेड एरियाज हैं, नियर जैसे माउंटेन्स हो गए, फॉरेस्ट एरियाज हो गए। तो जहाँ ज़्यादा प्रकृति के समीप आप रहे हैं, what have you grasped from the environment or from nature? Ultimately, everything is nature. Everything, we are part of nature. हम connected हैं, हम सेपरेट नहीं हैं। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी नेचर के साथ है, बिकॉज हम नेचर का पार्ट है। अब देखिए, जब सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों में 16,000 की हाइट, अब कश्मीर में तकरीबन 19-20 हज़ार की हाइट में हम बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, तो हमारे सामने आसमान है और आसपास और पहाड़ और प्रकृति है, तो वहाँ पर एक सन्नाटा है और वो पीस जो है वो अल्टीमेटली आपके मन में बैठ जाता है। तो एक पीस की भावना, एक कामनेस जो है वो डिसेंड हो जाती है प्रकृति में रहने से। कोई शोर नहीं, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप
का मन बहुत काम कूल हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर ह्यूमन बीइंग. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. आपकी अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं, और आपको मालूम पड़ता है कि कहाँ आप कमज़ोर हो और कहाँ आपको बल मिलता है. क्या बात ये है, प्रकृति सिखाती है बहुत आपको. खूब. तो मेजर जनरल अतुल कौशिक साहब, आपके लिए ये बिल्कुल सही उतरती हैं लाइंस की. ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है. क्या बात. तो ये बिल्कुल सही उतरती हैं आप पे. हाँ जी, बहुत बड़ा, ये बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत पुराना है बट बड़ा पॉपुलर है. बट मतलब अक्सर ये होता है ना, जब हम देखते हैं आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, कि थोड़ा सा लगता है कि वो कठोर हृदय के हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक सर्टन एक्शंस, यू नो, जो बहुत दिल पक्का करके मजबूत करके लेने पड़ते हैं. हाँ, परंतु ये देखिए जो है कि फूलों जैसा दिल है. तो आई थिंक ये एक अलग पहलू रहता है हर इंसान का, चाहे उसका प्रोफेशन कोई भी हो. बिल्कुल. आर्मी बल्कि आप क्रिएटिविटी सिखाती है आपको, बिकॉज आप जब एकांत इलाके में बैठे हैं और कुछ एक आपकी बातचीत कुछ एक लिमिटेड लोगों से है, हाँ. तो एकांत पने में आपकी क्रिएटिविटी जागती है. वो क्रिएटिविटी सीखी और उससे काफ़ी मुझे शक्ति प्रदान हुई है. जी जी. सो आई मीन एक लेसन जीवन का आपने वो भी साथ ही साथ आपका चलता रहा. हाँ. मतलब निरंतर आप एक शिक्षा प्राप्त करते रहे लाइफ से. लाइफ में तो हर मोमेंट ही शिक्षा प्राप्त होती है. एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस एक आपको शिक्षा देता है. ये अवार्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कब कब मिला, कैसे मिला, कोई विशेष कारण रहे इनके पीछे? जैसे कि पहले 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ये कश्मीर में जब मैं कैप्टन था, मेजर था, कंपनी कमांडर, उस समय कई मुठभेड़ें हुई हमारे टेररिस्ट के साथ, और एक मुठभेड़ में तकरीबन 30-35 टेररिस्ट ने हमारे कॉन्वॉय पर हमला किया. तो उस समय हमने 3 टेररिस्ट मारे थे, और एक मेरा जवान भी शहीद हो गया था. तो उस समय एक अवार्ड मिला. दूसरा अवार्ड भी कश्मीर में 1 साल बाद एक एनकाउंटर में जिसमें हमने 7 टेररिस्ट मारे थे, उस समय हुआ. अच्छा. और तीसरा हमें मिला ये नागालैंड के, स्टार्टिंग में नागालैंड के इलाके में. बाकी जो सेना मेडल है वो मुझे मिला यहाँ अपने कमांड करते हुए, जब मैं 15 राष्ट्रीय राइफल कमांड कर रहा था, जब मैं कर्नल रैंक में था. तो वहाँ पर इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ शांति प्रदान करने के लिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए ये सेना मेडल मिला डिस्टिंग्विश सर्विसेज का, जिसमें मेरे अंडर तकरीबन 800 जवान थे, और हमने पूरे बारामूला और सोपोर का इलाका, बांदीपुर सोपोर के इलाके में इंसर्जेंसी को हमने कंट्रोल किया. अच्छा. और वहाँ पर शांति प्रदान करी. और लास्ट विशेष सेवा मेडल मुझे मिला कश्मीर में, फिर गुलमर्ग में, जब मैं कमांडेंट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का मेन चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांडेंट था. उस समय हम बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किए, जो एवलांच में काफ़ी हमारे जवान फंस जाते थे. कई बार टूरिस्ट गुम जाते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ट्रैकिंग करते हुए. और भी कई ट्रेनिंग जो इंडियन आर्मी को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग है, उसको देखते हुए मुझे वहाँ पर भी इस अवार्ड से नवाजा गया. जी. और 2005 में व्हेन यू वर हर्ट, दैट वाज अ चांस एनकाउंटर विद टेररिस्ट. एक अचानक मस्जिद से फायरिंग शुरू हो गई, और मैं और मेरे साथ 7 और जवान थे. तो हमने जैसे ही घेरा मस्जिद को, तो हम फायर नहीं करते, एक धर्म स्थान के ऊपर हम फायर नहीं खोलते. लेकिन जैसे हमने अपील करी उस टेररिस्ट से कि बाहर आओ, तो उसने अचानक खिड़की खोलकर उसने ग्रेनेड फेंका और फायर भी किया, जिससे मैं और मेरा साथ जो बडी है मेरा, हम जख्मी हो गए. अच्छा. लेकिन उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को और उसके साथ एक और साथी था, उन दोनों को मार दिया. उस समय मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, श्रीनगर 92 बेस हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताए. ऑपरेशन हुआ और उसके बाद फिट हो गए, सब ठीक ठाक. जी जी. चलिए, भगवान का शुक्र है. कौशिक साहब, ये जानना चाहेंगे कि अगर हम इस समय मेजर जनरल अतुल कौशिक जी के जीवन का निचोड़ अगर देखें तो वो क्या है? मैंने फ़ौज से जीना सीखा है. कुछ एक इमोशंस होती हैं, कुछ एक भावनाएं होती हैं. फ़ौज ने ही सिखाया कि सब्र क्या होता है.
फ़ौज ने सिखाया कि दूरी में भी मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि कई बार अपने घर से कई सालों तक बाहर रहना और फिर जब आना तो वो जो खुशी वो फ़ौज से सीखी है। ये भी सीखा कि मौत क्या होती है, अपने हाथ से फायर करके जब एक दुश्मन कहूँगा अभी, लेकिन इंसान है जिसने जो गलत रास्ते चल दिया, उसकी आंखों में एक नफ़रत थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने अलग दुनिया में जाता है तो वही नफ़रत वाली आंखों में शांति आ जाती है। वो कहीं प्रायश्चित तो नहीं आता? प्रायश्चित ये कहता है कि इसने कई बार कहते हैं वो बच्चे जो इनकाउंटर में फंस जाते हैं, मरते हैं, मरने से पहले कहते साहब गलती हो गई, हमें गुमराह किया गया, और वो फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। कई बार कहते हैं साहब मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये सब बड़े इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। ये भी सीखा कि जब अपने को गोली लगती है तो दर्द क्या है, कितना प्योर होता है दर्द, और आपके उस समय इमोशंस ब्लैंक हो जाती हैं और तीव्र दर्द जो है इतनी प्योरिटी होती है। इससे ये भी पता लगता है आर्मी की लाइफ से कि हम कितने जुड़े हुए हैं नेचर के साथ। मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आई एम पार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ मी। ब्यूटीफुल। वी आर टोटली कनेक्टेड टू ईच अदर। यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट बर्ड्स, जब बात करते हैं बीटल्स की, बटरफ्लाइज की, ये दृश्य मुझे कौन दिखा रहा है? मैं देख रहा हूँ कि दृश्य मुझे दिख रहा है। आप दृष्टा बन जाते हैं शायद। बिल्कुल। सो ये सीखे। और एक और बड़ी अच्छी बात सीखी है फ़ौज में, क्योंकि कई जगहों पे हम हर 2 साल बाद मूवमेंट होता है हमारा, ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वीरान विराट इलाके में जाकर वहाँ पर जो कितने जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव वाले हैं, वो कितने सरल और कितना सरल जीवन स्पेंड कर रहे हैं, और उनकी जो सरलता है, उनकी जो मिनिमलिस्ट एटीट्यूड है, उससे उनको कितनी खुशी मिलती है। तो वो चीज़ भी, मिनिमलिज्म कि सिंप्लिसिटी में क्या खुशी है, वो भी मेरे को फ़ौज के द्वारा, क्योंकि मैं हर जगह गया और वहाँ गांव में, दूर इलाकों में, गांव में, पहाड़ में, कोई जंगल में आदिवासियों के साथ भी रहे, और उनसे मालूम पड़ा कि जीवन, लाइफ क्या है, जीवन कैसे जीना है, सिंप्लिसिटी और सरल सरल। यानी कि जो आर्मी लाइफ है उसने आपको चिसल किया, पॉलिश किया और भी निखारा, एंड हैज टॉट यू अ लॉट मेनी थिंग्स। एब्सोल्युटली, आई एम थैंकफुल फॉर दैट टू द इंडियन आर्मी। कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे एक अपनी आर्मी के? मेमोरेबल मोमेंट्स बहुत हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, जब मुठभेड़ होती है, वो अभी तक हर मुठभेड़ मेरी होंगी, 50 से ज़्यादा मुठभेड़ें होंगी, हर एक मुठभेड़ याद है। अपने जब मैं इंजर्ड हुआ, 2 बार इंजर्ड हुआ, तो क्या वातावरण था और मुझे क्या फीलिंग उस समय आई थी। You still go through that. बट लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी कश्मीर में जब मैं कमांडेंट था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का, उस समय 57 ईयर्स की एज में मैंने एक चैलेंज लिया कि 21,000 हाइट का एक पहाड़ जो सबमिट नहीं हुआ था। कई ऐसे पहाड़ हैं जो अभी तक जिनमें सबमिट नहीं किया गया, और जिसमें लास्ट 200 मीटर कंप्लीट आइस रॉक था। तो उसको मैंने अपनी टीम के साथ 57 आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ, कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी। आपको थैंक यू। और ये काफी बहुत एक इंस्पिरेशन वाली बात है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे नीचे काफ़ी वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में, तो उन सबको इंस्पायर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया, और अपने को, अपनी कमज़ोरी और अपनी फिजिकल और मानसिकता को चेक करने के लिए भी ये मैंने जी। और मैं जब पहाड़, मुश्किल तो होती है चढ़ना, इतना। कितने आवर्स का वो था ये पूरे इट टुक 13 आवर्स बिकॉज ग्लेशियर क्रॉस करना था। ग्लेशियर क्रॉस करके फिर पहाड़ में रस्सों द्वारा और अपने पिकैक्स द्वारा और पिटॉन्स जोड़ के, रस्सी लगा के ऊपर चढ़ना। तो और जहाँ पर ऑक्सीजन 1/4 हो जाती है। और इसका मतलब आप आज भी अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस हैं, एंड यू गिव टाइम टू योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, यू हैव टू बी फिजिकली। अगर आप फिजिकली फिट नहीं तो मानसिकता आपकी ठीक नहीं, और फिर पूरा रूटीन ही आपका खराब रहेगा। कौशिक साहब, इससे पहले कि हम चेयरमैन साहब की ओर रुख करें, इफ़ यू परमिट मी, एक रैपिड राउंड जल्दी से हो जाए आपके साथ। योर फेवरेट कलर? ग्रे। योर फेवरेट डिश, द थिंग यू लाइक टू ईट मोस्ट? Well, it's semiya. My mother used to make those meathi semiya. दूध वाली?
दूध वाली। ओके, एंड हमारे टाइम तो ये स्वीट डिश होती थी सबसे फेमस, बच्चे बहुत लाइक करते थे बचपन से। फेवरेट प्लेस यू लाइक टू विजिट टाइम एंड अगेन, आपको मतलब यहाँ पे जहन पे रिफ्लेक्शंस रहती हैं? I like to go back to Zozila Pass, Dras and places in Sikkim जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया एज अ कैप्टन। Okay. और अभी जो लेटेस्ट जहाँ जोजिला पास द्रास के जो पहाड़ हैं, वहाँ की अलग अलग रंग के पहाड़ और अलग अलग वहाँ पर जो जीवन है, मैं फिर से वो मेरे मेमोरी हैं, विविड मेमोरीज हैं, और फिर जाऊँगा वहाँ ज़रूर। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा, थोड़ा चलते हैं मूवीज़ की ओर। कोई फेवरेट आपके सिंगर मूवीज़ के रहे हो? मूवी का इतना आदत सी छूट गई है मूवीज़ की, बिकॉज हमारा पर गाने आप तो गाने जनरली थोड़े बहुत गजल्स का कौन है, तलत अजीज अच्छा। एक बड़े आप गाते भी हैं? बहुत पहले। अब कौन तो, सा उनका सबसे ज्यादा अच्छा आपको गजल लगी? अब क्या नाम भूल रहा हूँ, क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। अच्छा, वो तलत अजीज गाते हैं आप थोड़ा, गुनगुनाएंगे? अभी तो आप छोड़िए। अभी फीमेल्स में? फीमेल्स में तो हमें तो बस वही लता मंगेशकर जी के गाने अच्छे लगते रहे हमेशा। जी जी जी। तो ज़्यादा इसमें नहीं रहे, बल्कि नेपाली, क्योंकि मैं गोरखा रेजिमेंट का हूँ और नेपाल 3 साल मैंने बिताए हैं, तो वहाँ के जो नंबर्स हैं, वहाँ के जो गीत हैं, जिसमें बांसुरी का बड़ा बैकग्राउंड रहता है उसका। बल्कि आपको हिंदी, इंग्लिश और नेपाली भी आती है, तो शायद आप वहाँ, क्योंकि उस एरिया में रहे, तो आपने वहाँ सीखी है। हाँ, नेपाली, क्योंकि जिस भी बटालियन में कमीशन होते हैं, जिस भी यूनिट में, तो ऑफिसर को उस यूनिट की भाषा जानना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मैं गोरखा रेजिमेंट में गया तो मेरे को 1 महीने के अंदर गोरखाली आनी चाहिए, तो अच्छा, इसका एग्ज़ाम भी होता अच्छा, है, और वो सीखी। जी जी जी। तो बहुत अच्छे, बहुत खूब। और जिस तरह से आपने राष्ट्र की सेवा में आप समर्पित रहे हैं, इसके लिए आपका हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। एंड वी फील सो प्राउड कि हिमाचल से आप हैं, और गौरव है हमारे लिए भी ये। तो अब आप चेयरमैन हैं HP प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन के। ये जो आपने ये पद ग्रहण किया है, क्योंकि आज के दौर में ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, हाँ, पैंडेमिक के चलते, तो आपके क्या एम्स हैं, क्या विजन लेकर आप आए हैं अब? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेगुलेटरी कमीशन है, ये विनायक आयोग जो है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि गवर्नेंस और रेगुलेट करना यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। और हमें मैंडेट दिया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दें हमारे हिमाचल के विद्यार्थी वर्ग को, और जो बाहर से जो बच्चे आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना, इंश्योर करना इस कमीशन का मेन मुख्य उद्देश्य है। और साथ साथ कहीं मैल प्रैक्टिसेस, गलतियाँ, UGC के जो नॉर्म्स हैं, सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो नॉर्म्स हैं, उनकी अगर अवहेलना होती है तो ये कमीशन उसके ऊपर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर एक्शन ले सकता है। How do you ensure that? Absolutely, that's a wonderful question. How do we ensure that? It is we have a wonderful feedback system. So we get feedback. हमें विद्यार्थी वर्ग से फीडबैक आता है, उनके परिवार के लोगों से आता है, then complaint grievances सेल है हमारे, तो कई जगह से complaint। ट्रांसपेरेंसी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमने और भी अब कदम उठाए हैं। जैसे कि आपने पूछा कि आगे हमारी विजन क्या है, क्या किस हिसाब से चलना है। ऑब्वियसली हमारा एक विजन जो इस कमीशन की है कि हिमाचल को एक बहुत बड़ा क्वालिटी एजुकेशन का एक हब बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो कदम उठाए हैं कि पहले ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक बड़ा भारी हमें एक अप्रोच जो है वो हमने शुरू करी है। इसके लिए अभी तक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। अभी तक जो भी हमारे पास इंटरेक्शन होता था वेबसाइट के ज़रिए, कमीशन और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ सिर्फ वेबसाइट और या टेलीफोन या ईमेल के ज़रिए होता था। लेकिन अभी हमने एक रूपरेखा रखी है, एक फाउंडेशन रखा है, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा बिटवीन द कमीशन एज वेल एज द यूनिवर्सिटीज़। इससे क्या फ़ायदा होगा कि
जो छोटी मोटी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ मैल प्रैक्टिस होती हैं, जैसे फेक डिग्री का आप सुन रहे हैं काफ़ी, तो ये सब में थोड़ी रुकावट आएगी और इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस और बढ़ जाएंगे। अब ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्टेटस है आज, उसके लिए हमने क्या किया है कि एक ऑनलाइन लाइजॉन सेल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। वो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कामयाब है एजुकेशन डिसेमिनेट करने में। अब हमारे पहाड़ी बच्चे कौन कौन से इलाके में हैं, वहाँ वाईफाई है कि नहीं, वहाँ इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, वहाँ 2G 3G 4G क्या है, उनको किस हिसाब से इंफॉर्मेशन या एजुकेशन मिल रही है, ये सब हम ऑडिट अप करने जा रहे हैं जी। और इसमें हमारी टीम जाएगी हर यूनिवर्सिटी में और पता लगाएगी कि कहाँ तक सफल हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन की डिसेमिनेट करने में। जी जी जी। आपके ज़रिए एक और मुद्दा मैं बताना चाहूँगा। क्या हो गया कि बड़ा डिफरेंस है फेस टू फेस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में। चैलेंजेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक तो टीचर भी ट्रेन होना बड़ा ज़रूरी है, टीचर की पेडागॉगी बड़ा ज़रूरी है, किस हिसाब से वो पढ़ाएंगे। And everybody has not been taught that way. Absolutely, it's a totally different skill. Even आपके जो कोर्स करिकुलम है उसको भी ट्वीक करना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन। And paying attention to each and every child. Absolutely. On screen, online. वो भी आसान नहीं है। वो भी आसान नहीं। So there are 3 messages for students. First is that it is given that कोरोना है और ये कुछ समय रहेगा, अनिश्चित नहीं है, रहेगा। लेकिन कोरोना जाने के बाद भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कभी कभी किसी को कोरोना हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज को फिर बंद करना पड़े, तो ऑनलाइन एजुकेशन अब हमारे पास रहेगा। हमें ये सिस्टम में को अपनाना पड़ेगा। वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स। हमारा जो युवा वर्ग है, हमारा जो शिक्षित वर्ग है और जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ऑनलाइन की तरफ अपने को अडेप्ट करना पड़ेगा। कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कारण जो हमारे स्किल्स हैं वो और भी उभर कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, टैलेंट्स एंड परफेक्शन का जो एक वो था जिस किन्हीं चीज़ों से हम बचते थे पहले कि हम नहीं जानते या नहीं कर सकते, परंतु आज की आवश्यकता है कि करना है, सीखना है, अडेप्ट करना है। और इतना कुछ हमें ये सोच के करना है कि इतना कुछ अवेलेबल है, हमें नेगेटिव नहीं जाना है। मतलब वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्व्स। और इससे एक कोरोना हमें सिखा के जा रहा है कि अडेप्ट करो, आप अडेप्ट करो, नई चीज़ों को अपनाओ और नए लर्निंग सिस्टम को अपनाओ। दूसरा, कोरोना की वजह से हमें भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि यूथ्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस, नेगेटिविटी आ गई है, कई जगह शायद नेगेटिव टेंडेंसीज हुई हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। ये एक ग्रोइंग एक्सपीरियंस है। और जब आप एकांत हो, अकेले हो, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अपने को पहचानना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये समय है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। अपनी कमज़ोरियों को पहचानना, अपनी ताकतों को पहचानना, अपने को रिफाइन करना, और यही समय है कि आप प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोरोना ने सिखा दिया है कि प्रकृति को अगर इग्नोर करेंगे तो क्या क्या इसके नेगेटिविटीज़ आती हैं जी। तो ये 3 मैसेजेस हैं वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि अडेप्ट योरसेल्फ, रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट यू आर, कि हो क्या आप, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं। और ये कोरोना टाइम आपको कुछ सिखा के जा रहा है। इस केओस से हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीज़ निकलेगी। हमने अपने कमीशन से काफ़ी निर्देश दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और उसमें कहा गया है कि अपने प्रोग्राम, अपने कोर्स करिकुलम को ट्वीक करें, एडमिशन्स को डिले करें। एडमिशन्स खुली रहेंगी 30 अक्टूबर तक। कोई लेट फीस चार्ज नहीं होगी। प्लस ये भी कहा गया है जिन स्टूडेंट्स के पास वाईफाई या इंटरनेट वाली फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर या तो आप पेन ड्राइव या प्रिंट मटेरियल तक पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास नहीं है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उनके लिए फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये डिजिटल डिवाइड की बात होगी और इसमें लर्निंग गैप बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जिम्मेवारी है कि इसको देखें। ये दिस इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न। यू कांट हैव अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट, एंड यू कैन नॉट हैव अ लर्निंग गैप बिटवीन स्टूडेंट्स।
तो एक बात और सामने आती है, वो है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द इंस्टीट्यूशंस, द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कमीशन इसमें किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चले आ रहे? एब्सोल्युटली। जैसे ही ये मैंने चेयरमैन का पद संभाला तो सबसे पहले मैंने अप्रोच किया यूनिवर्सिटीज़ को। मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस, एक बार तो सोलन में होल्ड करी और एक बार शिमला बुलाया और बाकी हम अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा। एंड मेन मुद्दा यही था कि मैं कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करूं और स्ट्रेंथ कैसे आएगी, कोऑपरेशन के। तो हमने अभी एक वाइट पेपर टाइप निकाला है यूनिवर्सिटीज़ को। हमने करीब 12 मुद्दे उसमें रखे हैं कि कोऑपरेशन के जो तरीके हैं, हाउ डू वी कोऑर्डिनेट इन डिलीवरिंग एजुकेशन। हम ये ऑनलाइन एजुकेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में, उसको कैसे हम औरों को डिसेमिनेट करें, और वो सब। सो ये सब कोऑर्डिनेशन अब हम करने जा रहे हैं। और मेरे पास बड़ी प्रबल टीम है, मेरे मेंबर और मेरे सेक्रेटरी और जो मेरे साथ और स्टाफ हैं, और उनके बड़े नए नए आइडियाज़ हैं, बड़े उत्साहित हैं। और आई एम क्वाइट श्योर आपके लिए भी चैलेंज है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये चैलेंज है कि पेंडेमिक के समय में, क्योंकि वो कहते हैं ना 1-to-1 मिलना जुलना इतना आसान नहीं है इस समय। बिल्कुल। परंतु अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी। सही बताया आपने। चैलेंज है, मगर ये चैलेंज ऐसा है कि ये कर्म अच्छे करने वाला चैलेंज है। अगर शिक्षा के सब्जेक्ट में मैं अगर 0.1% भी अपना योगदान दे सकूँ तो मेरे अपने कर्म सही होंगे। क्या बात है, बहुत खूब। पहले आपने एक अलग तरह से राष्ट्र की सेवा की और अब ये भी एक सेवा ही है, सर्विस टू द नेशन। क्योंकि जो हमारे बीज हैं उनको आप सींच रहे हैं, जो हमारे भावी कर्णधार है राष्ट्र के, उनको सींच रहे हैं। यही फाउंडेशन बनेंगे आगे। फाउंडेशन है और यही सर्वाइव करेंगे अपने लाइफ स्किल्स प्राप्त करके। बिल्कुल। तो अगर अब हम निचोड़ एक ले इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तो अब जैसे कि आपने एक आर्मी लाइफ लीड की है, अब मैं आपको एक सिविलियन के नाते भी देख रही हूँ, हटफिर कर तो वी ऑल आर सिविलियंस। सो कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, मे बी टू सम यूथ हु वांट टू जॉइन द आर्मी? एब्सोल्युटली। मैं फौजी संस्कार के बारे में बात करूँगा। निस्वार्थ भाव और त्याग, ये बड़े पावरफुल शब्द हैं। निस्वार्थ भावना से अगर आप अपना कार्य करते रहें, जो भी कार्य हो, और उसमें सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि जब निस्वार्थ भावना से आप काम करेंगे तो सैक्रिफाइस, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आप कुछ भी आप अटेन कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। और आपकी जो सक्सेस है, सक्सेस आपको अपने आप मिलेगा। सेल्फलेस सर्विस एंड sacrifice is required, be it anywhere. So army leadership is different. फौजी लीडरशिप और एजुकेशन लीडरशिप से, या पॉलिटिकल लीडरशिप से, या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, कितनी प्रकार की एंटरप्रेन्योर लीडरशिप से एकदम फ़र्क है। और हमारा उसमें 2 शब्द में हम पूरी लीडरशिप का निचोड़ आता है, सेल्फलेस सर्विस एंड sacrifice. It is like महात्मा, it is like a very spiritual kind of service to the nation and to the people. But I'm quite sure ये जो 2 शब्द मैंने कहे, ये हर एक लीडर, हर एक टाइप के लीडर के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक जीवन के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और ये मेरा संदेश है सभी के लिए। निस्वार्थ भावना और त्याग से आप लगन से काम करें, सफलता आपको चूमेगी। जी। तो अतुल कौशिक साहब, आप इस कार्यक्रम में आए और रूबरू हुए हमारे दर्शकों से, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, जो मुकाम आपने हासिल किया है, जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, और जो जीवन से आपने बहुत कुछ ग्रहण किया और अब आप एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं बहुत से लोगों के लिए। इसी तरह से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, आसमान की ऊंचाइयों को और भी इसी तरह से तय करते रहें। इस दुआ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम देखा। आपको कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम, हमें अवश्य सूचित करें। हमारा ईमेल आईडी है stttkshimla@yahoo.co.in। और अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।